हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग SKMU यूनिवर्सिटी में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 2, उसमें से जिसका भी AC पेपर 2 है और AC पेपर 2 में सोशोलॉजी जिनका भी है, उनका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो न्यू सिलेबस है आपका, वो न्यू सिलेबस के आधारित पर ही ये वीडियो है। यहाँ पर सिलेबस भी आपका लिख दिया गया है, कौन कौन से टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और ये चारों यूनिट में से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, सारा क्वेश्चन को इसमें लिखे हुए हैं। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, वो पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तृत व्याख्या करना है। ठीक है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्षेत्र का विस्तृत व्याख्या करना है। तो सबसे पहले परिचय का अगर बात करेंगे, तो जो परिचय है आपका, वो परिचय समाजशास्त्र जो है वो समाज और सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। तो समाजशास्त्र में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? समाज के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में और सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक व्यवहार के बारे में। जो सोशोलॉजी है, ये शब्द लैटिन भाषा के सोशियस, जिसका अर्थ होता है समाज, और ग्रीक भाषा के लोगोस, जिसका मतलब होता है अध्ययन, ये दोनों से मिलकर के बना हुआ है। समाजशास्त्र का जो जनक है, MCQ में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि समाजशास्त्र का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसका अर्थ का बात करेंगे, तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या है समझिएगा। तो अर्थ है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जो समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। सीधा सीधा समझिए, जिसमें समाज के बारे में जानेंगे, समाज का संरचना किस प्रकार है, उसमें संबंध किस प्रकार से है, उसका संस्था किस प्रकार से है, इन सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? समाजशास्त्र में करते हैं। ठीक है, उसका समस्या का भी विश्लेषण उसी में करते हैं। अब समाज की जो प्रकृति है, वो प्रकृति किस प्रकार की है समझिए। यह एक सामाजिक विज्ञान है, समझ गए। यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिक जो पद्धति है, तरीका है, उस पर आधारित है। यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन कराता है, मतलब छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में इसको क्या कराता है? अध्ययन कराता है। यह सामाजिक संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन कराता है, समाज में किस प्रकार संबंध है, किस प्रकार व्यवहार है, उसका अध्ययन कराता है। इसका स्वरूप जो है वो गतिशील एवं विकासशील है। इसका स्वरूप कैसा है, आकार कैसा है? तो ये गतिशील है, बदलते रहता है। ठीक है, और ये विकासशील भी है, ये आगे क्या करता है? समाज का विकास भी करता है। यह समाज को वास्तविक तथ्यों पर आधारित करता है, समाज में जो वास्तविकता है उस पर ये, तथ्यों पर ये आधारित होता है। अगला अगर देखेंगे, समाजशास्त्र का क्षेत्र किस प्रकार है, तो क्षेत्र क्या है समझिए। समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक, समाज में समुदाय से लेकर के परिवार, विवाह, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्था, संस्कृति, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण, सामाजिक परिवर्तन, मतलब समाज में जितने भी प्रकार के परिवर्तन है, जितनी भी प्रकार के संबंध हैं, जहाँ तक ये फैल सकता है, सारे क्षेत्रों को ये लिखा हुआ है। मतलब ये एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, अगला देखते हैं कि समाजशास्त्र का महत्व क्या होता है। तो समाज को समझने में सहायता मिलता है, समाजशास्त्र से हम लोग को समाज को अच्छे से समझ सकते हैं। सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है वो भी कर सकते हैं। सामाजिक विकास और परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समाज में समानता, सहयोग एवं जागरूकता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से जागरूकता को बढ़ाना है समाज में? नीति निर्माण, जो नियम कानून है, सामाजिक सुधार है, राष्ट्र के विकास में भी इससे मदद मिलता है हम लोगों को। और इस प्रकार से अगर निष्कर्ष देखेंगे इसका, तो निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि अतः समाजशास्त्र वह वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाला महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। मतलब ये एक ऐसा समाज या वैज्ञानिक स्तर से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का एक ऐसा विज्ञान है, जिसमें उसका संरचना, कार्यप्रणाली, परिवर्तन और इसमें होने वाले जो समस्याओं का मतलब निवारण है, उन सभी का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 2, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, समाजशास्त्र का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले परिचय का हम लोग बात नहीं करेंगे, परिचय हम लोग पिछला क्वेश्चन में पढ़ लिए कि ठीक है, समाजशास्त्र में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं?
समाज के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, समाज में होने वाले व्यवहार को पढ़ते हैं, बदलाव को पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो जनक है वो ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो ये परिचय है आपका जो पिछले वेला में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसका उत्पत्ति का बात करेंगे तो उत्पत्ति कहाँ से हुआ समाज में परिवर्तन का, समझिए। तो जो समाज शास्त्र है इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। ठीक है, उसी का कारण से हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति का हुआ 1789 में, और औद्योगिक क्रांति के कारण भी हुआ। ठीक, इस क्रांतियों के बाद समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। उसके लोगों का जो रहन सहन था उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। रोजगार पर असर पड़ा इसका, परिवार और सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। और इन परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाज में बहुत तरह का विकास भी हुआ, समाजशास्त्र में विकास हुआ। अब समाज का अगर विकास देखेंगे तो विकास किस प्रकार से हुआ, तो समाज में विकास में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो अलग अलग तरीके से था। और क्या था समझिए, तो जो ऑगस्ट कॉम्टे थे, ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे, इन्होंने क्या बोला कि समाज शास्त्र के इनको जनक माना जाता है। इन्होंने समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया। ठीक, कि समाज शास्त्र जो है एक स्वतंत्र है, अलग विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का कोई पहले से जुड़ाव नहीं है। इसी तरह जो हार्वर्ड स्पेंसर थे, इन्होंने समाज की तुलना शरीर से की तथा विकासवाद का सिद्धांत भी इन्होंने प्रस्तुत किया। जो एमिल दुर्खीम थे, सामाजिक तथ्यों का एक सिद्धांत दिया, समाज को एक वैज्ञानिक आधार का प्रदान कर दिया इन्होंने। उसी तरह मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स के अनुसार से वर्ग, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इन सभी का जो सिद्धांत था समाज के प्रति क्या था, अलग अलग था, और इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब अगर भारत में विकास का बात करेंगे तो भारत में इसका कैसे विकास हुआ समझिए। समाज का, भारत में समाजशास्त्र का विकास 20वीं शताब्दी में ज़्यादा हुआ, जिसमें GS घुरिये, AN, ठीक है, श्रीनिवासन थे, और इन सभी ने इत्यादि विद्वानों ने जो समाज की जाति, ग्राम, परिवार, जनजाति और संस्कृति का गहन से अध्ययन किया और समाजशास्त्र को एक समृद्ध बनाया, एक बड़ी लेवल पर इसको लेकर गया। समाजशास्त्र में अगर महत्व का बात करेंगे तो महत्व क्या है समझो। तो ये महत्व भी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि समाज को समझने में सहायता करता है, समाज में होने वाले परिवर्तन को हम लोग इसमें अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, जो समाज में होने वाले अन्याय हैं उन अन्याय को कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ सकते हैं। अगला अगर निष्कर्ष का बात करेंगे तो निष्कर्ष जो है सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। अनेक विद्वानों ने इसका बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि इसको कैसे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज को विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो समाजशास्त्र का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। इसका जो क्षेत्र है ये तो हम लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक लोग इसको जानते हैं, कहाँ तक ये सीमित है। ठीक, तो क्षेत्र का अगर बात करेंगे तो समाजशास्त्र में का जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। शास्त्र में विभिन्न पक्षों को, चाहे वो सामाजिक संस्था हो या सामाजिक प्रक्रिया हो या सामाजिक अध्ययन हो, इन सभी का हम लोग क्षेत्र अध्ययन इसमें करते हैं। तो पहला नंबर देखिए कि समाज में, समुदाय में हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे कि समाज का संरचना कैसा है, संगठन कैसा है, प्रकृति कैसा है, इसका अध्ययन हम लोग समाजशास्त्र में करते हैं। परिवार एवं विवाह तक भी समाजशास्त्र का अध्ययन होता है। परिवार का संरचना कैसा होना चाहिए, प्रकार कैसा होना चाहिए, कार्य कैसा होना चाहिए, विवाह का रूप कैसा होना चाहिए, विवाह के नियम तथा परिवार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, ये भी हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र में। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर कि सामाजिक समूह क्या है। तो जो सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह की प्रकृति, प्रकार, समूहों के बीच संबंध, ठीक है, इन सभी का अध्ययन भी हम लोग समाजशास्त्र में ही करते हैं। सामाजिक संस्था कैसा होना चाहिए, संस्था भी बहुत तरह का होगा। कहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, परिवार से, शिक्षा से, धर्म से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, इन सभी से हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृति से कर सकते हैं, संस्कृति में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रसार है। संस्कृति में इस समाज के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। ये सामाजिक नियंत्रण पर भी देखभाल करने का, कानून और नियमों का अध्ययन करने का, यहाँ तक भी ये फैला हुआ है समाजशास्त्र। इसके अलावा सामाजिकरण में भी बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, महत्व है इनका।
सामाजिक परिवर्तन में, समाज में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, वहाँ तक ये समाजशास्त्र फैला हुआ है। समाज का स्त्रीकरण, किस स्तर में इसका विभाजन किया जाना चाहिए समाज को, ये सभी बातें समाजशास्त्र में लिखी गई है। शिक्षा में, धर्म में, सब में समाजशास्त्र जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है, और राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक में भी। ठीक उसी तरह अगर इसका क्षेत्र व्यापकता का महत्व देखेंगे तो महत्व क्या है समझिए इसका। यह समाज को समग्र रूप में समझने में मतलब सहायता करता है। पूरे समाज को समझने में समाजशास्त्र मदद करता है। समाज के प्रत्येक पक्ष के बीच संबंधों को स्पष्ट कराता है। ठीक, सामाजिक संस्थाओं की पहचान तथा उसके समाधान में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। सामाजिक विकास, उसका निर्माण कैसे हुआ, सामाजिक सुधार में उपयोगी है। इसके अलावा अगर निष्कर्ष इसका देखेंगे तो निष्कर्ष क्या है समझिए। अतः समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये तुम लोग पहले से जान रहे हैं कि इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है और बहुत सारे चीज़ों में ये मदद करता है। समाजशास्त्र प्रत्येक पहलू का वैज्ञानिक अध्ययन है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सभी सामाजिक विद्वानों का जननी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 4 अगर देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन समाजशास्त्र का बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप अगर 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में मदद मिलेगा। थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है उसमें। अभी हम लोग समाजशास्त्र का महत्व हम लोग पहले भी ऊपर भी पढ़े, तो वही महत्व यहाँ पे बड़े स्तर पर लिखा गया है। महत्व क्या है इसका समझिए। तो समाजशास्त्र को समझने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं कि समाजशास्त्र को समझना है, उसका संगठन कैसा होगा, उसका संरचना कैसा होगा, कार्य कैसा होगा। ठीक है, सामाजिक समस्याओं का पहचान यदि करना हो तो भी हमको समाजशास्त्र का महत्व पता चलता है। उससे समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। समाज में विकास का योगदान किस प्रकार है, इस विकास के योगदान में उसका प्रगति कैसा होगा, प्रक्रिया कैसा होगा, इन सभी उसका दिशा कैसा होगा समाज के विकास का, इसका भी अध्ययन कराता है। समाज में एकता और सहयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है। एकता को, यूनिटी को बनाए रखना, एक दूसरे का हेल्प करना, भाईचारे के भावना को बढ़ावा देना, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग को कौन सिखाता है, समाजशास्त्र ही सिखाता है। इसके अलावा नीति के निर्माण में उपयोगी, अगर कोई नियम नीति बनाते हैं समाज के प्रति तो उसके लिए भी समाजशास्त्र क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में महत्व, तो जो पाठ्यक्रम है, जो समस्याएं हैं शिक्षण विद्यार्थियों का, उसके व्यवहार को समझने के लिए भी किसका अध्ययन करना पड़ेगा आपको, समाजशास्त्र का। ठीक, इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण में, अगर समाज में किसी चीज़ को नियंत्रित करना है तो नियंत्रित करने के लिए भी हम लोगों को किस पे सहायता लेना होगा, समाजशास्त्र से सहायता लेना होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास, अगर किसी का व्यक्तित्व का विकास करना है तो भी उसका समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व लिखा गया है। उसके मूल्यों का विकास करना है, उसका व्यवहार कैसे बदलना है, ठीक है, उसका व्यक्तित्व में कैसे विकसित करना है, तो ये भी उसी में पढ़ना है। सामाजिक न्याय और समानता, समाज में किस प्रकार से न्याय को ला सकते हैं, किस प्रकार समानता को फैला सकते हैं, इसके लिए भी हम लोगों को समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, व्यावसायिक क्षेत्रों में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। प्रशासन, कानून, ठीक है, समाज का कल्याण करना हो तो इन सभी के लिए हम लोगों को व्यावसायिक क्षेत्र में भी समाजशास्त्र बहुत मदद करता है। पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाना है, ये मतलब परिवार को भी समझने के लिए समाजशास्त्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे महत्व हैं समाजशास्त्र का, सारे महत्व को आपको लिखना होगा। समाजशास्त्र का महत्व का सार देखेंगे तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक, उसी को पढ़ लीजिएगा। निष्कर्ष अगर देखेंगे, समाजशास्त्र का जो महत्व है अत्यधिक व्यापक, बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुमुखी है, बहुत सारे दिशाओं में ये फैला हुआ है। यह सामाजिक जीवन को प्रत्येक पक्ष में उपयोगी है। मतलब चारों तरफ से अगर समाज को अगर किसी भी तरीके से समझना हो तो आपको समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5। समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। ठीक, किन किन शाखाओं में ये बटा हुआ है, उन शाखाओं का अध्ययन आपको करना होगा। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या क्या है समझिए। तो सबसे पहले सामान्य समाजशास्त्र का बात करेंगे, जो ये मूलभूत शाखा है, सबसे इसका मूल है सामान्य वाला। ठीक है, इसमें सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संस्था और इन सभी का अध्ययन किया गया है। अगला देखते हैं कि परिवार जो समाजशास्त्र है, इस शाखा में परिवार का संरचना, उसका कार्य, उसका परिवर्तन कैसा होगा, परिवार के समस्याओं का अध्ययन कैसा होगा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें करना।
ग्रामीण समाजशास्त्र में क्या करना है कि ग्रामीण समुदाय को कैसे एक करना है, ग्रामीण जीवन की संस्था, कृषि, ग्रामीण समस्या का अध्ययन भी समाजशास्त्र में करते हैं, उनका ही एक शाखा है। नगरीय समाजशास्त्र, नगर में भी समाज का प्रकार कैसा होगा, ठीक है, उसमें कैसे समस्याओं को हल कर सकते हैं, इन सभी का अध्ययन भी हम लोग समाजशास्त्र का ही एक शाखा में करते हैं। शिक्षा समाजशास्त्र उसी तरह है, जो शिक्षा की भूमिका संस्था में इनका महत्व देखा जाता है। उसी तरह आर्थिक समाज में, आर्थिक समाजशास्त्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, जैसे श्रम, उद्योग, ठीक है, आर्थिक परिवर्तन यदि करना है तो इन सभी में भी समाजशास्त्र बहुत ज़्यादा मदद करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में भी कि सत्ता का प्रकार कैसा होगा, सत्ता का समाज के प्रति व्यवहार कैसा होगा, कैसे नियम बनाएंगे वो समाज के लिए, इन सभी में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। धर्म में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे धर्म की उत्पत्ति, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, जितना भी प्रभाव है, सारा प्रभाव धर्म समाजशास्त्र में देखा जाता है। लिंग में भी देखा जाता है, महिला पुरुष असमानता है, इन असमानताओं को कैसे दूर करना है, ठीक है, कैसे दोनों को के बीच समानता को फैलाना है, इसके लिए भी समाजशास्त्र का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। चिकित्सा समाजशास्त्र में भी कि रोग हो गया, चिकित्सा संस्थाओं को जानना है, सेवाओं के उसकी जो सेवा है उसका निवारण कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ें। इसके अलावा निष्कर्ष का बात करेंगे, अतः समाजशास्त्र विभिन्न शाखाओं में, समाजशास्त्र जो है वो बहुत सारी शाखाओं में बटा हुआ है अलग अलग में, और ये सभी जो हैं वो वैज्ञानिक पहलुओं से इसका अध्ययन कराती है, और प्रत्येक समाज को समझने के लिए, उसका समाधान खोजने के लिए, उसका विकास करने के लिए समाजशास्त्र बहुत ज़्यादा योगदान देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, आंसर है, सिर्फ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया है, ठीक है, वही चीज़ें हैं। देखिए समाजशास्त्र, ठीक है, सामान्य परिवार समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, तो ये दोनों सेम आंसर है, लेकिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया। समाजशास्त्र की प्रमुख कार्यों का वर्गीकरण करना है, ठीक, समाजशास्त्र में जो प्रमुख कार्य हैं या प्रक्रियाएं हैं या प्रकृतियां हैं इसकी, यहाँ उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। समाजशास्त्र में प्रकृतियां अनेक है, इनकी प्रकृति जो है बहुत अनेक है, जो समाज के अध्ययन में सहायता करती है, और इनके जो प्रक्रियाएं हैं उनका वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे समझिए। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है वर्णात्मक, ठीक, वर्ण के आधार पर इसका प्रकृति क्या होगा समझते हैं। तो इन प्रकृतियों का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों, घटनाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का यथार्थ रूप से वर्णन करना है, जैसे जनसंख्या किस प्रकार होगी, ठीक है, परिवार कैसा होगा, जाति इत्यादि का वर्णन समाजशास्त्र में ही किया जाता है। अगर व्याख्यात्मक प्रकृति इसका देखेंगे तो इसमें यह बताया जाता है कि किसी समाज के घटना का कारण क्या है, ठीक है, और वह किस प्रकार घटित हुआ है समाज में, ठीक, ये उनका पूरी तरह से व्याख्या करता है किसी भी घटना को, ठीक है। क्रियात्मक देखेंगे तो यह जो प्रकृतियां हैं, कार्य है, सामाजिक तथ्यों और समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन कराता है एवं नए सिद्धांत को क्या करता है, विकसित करता है। पूर्व अनुमानात्मक जो प्रकृतियां हैं, इसके माध्यम से आने वाले भविष्य में समाज का घटना क्या होगा, उसका परिवर्तन क्या होगा, इसका अनुमान भी हम लोग लगा सकते हैं। फिर नियंत्रणात्मक भी लिखा हुआ है कि उसको कैसे नियंत्रित करते हैं समस्या का, उसका कैसे उपाय कर सकते हैं, इन सभी के बारे में भी लिखा गया। इसके अलावा सामाजिक सुधारात्मक प्रकृतियां भी लिखा गया कि कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं समाज में, कैसे बदलाव कर सकते हैं, इन सभी के बारे में भी लिखा गया। नीति निर्धारणात्मक प्रकृतियां हैं, कैसे नियम कानून हम लोग समाज में बनाएंगे, नियम आने वाले समाज में कैसे बदलाव कर सकते हैं, ठीक, या अभी के समाज में भी किस प्रकार का बदलाव कर सकते हैं, उसके लिए नियम कानून भी बना सकते हैं। शैक्षणिक यानी जो शिक्षा के में प्रसार है, जो शिक्षा का पद्धति है या शिक्षा को जागरूक करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तुलना भी कर सकते हैं एक दूसरे से तुलनात्मक प्रकृतियाँ में। इसके अलावा सिद्धांत निर्मात्मक के जो समाजशास्त्र है उनके सिद्धांतों को भी परिवर्तित कर सकते हैं, नियम कानून को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इस प्रकार अगर निष्कर्ष का बात करेंगे तो समाजशास्त्र की प्रकृतियाँ विविध एवं व्यापक है, जिनका उद्देश्य समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करें और उसे उसके कल्याण, सुधार और विकास में योगदान देता है। अगला देखिए, समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या इनका अवधारणा है
इन अवधारणाओं को समझना है। तो समाजशास्त्र की अवधारणाएं समाज को समझने में सहायता करती है और इन अवधारणाओं का वर्णन निम्नलिखित है। बहुत तरीके से इसका अवधारणा को लिखा गया। तो पहला जो अवधारणा है वो है समाज। समाजशास्त्र को समझने के लिए समाज को आपको समझना पड़ेगा। समाज वह समूह है जो परस्पर संपर्क, सहयोग और साझी संस्कृति के आधार पर संगठित रूप से जीवन व्यतीत करता है। मतलब जो एक दूसरे से लिंक रखता है, समाज में एक दूसरे का मदद करता है संस्कृति के आधार पर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं, ठीक है। और यह समाजशास्त्र का मूल अवधारणा है। समाज, अगर समाज ही नहीं होगा तो समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ से करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि संस्कृति वह समष्टि है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, रीति रिवाज, इन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे और ये भी एक मूल अवधारणा के रूप में ही माना जाता है संस्कृति को। समाजीकरण भी देखेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों, मान्यताओं और व्यवहारों को क्या करता है, सीखता है कि समाज में किस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और सामाजिक जीवन के लिए ये अच्छे से उसको तैयार करता है। सामाजिक संस्था का बात करेंगे। सामाजिक संस्था संगठित प्रतिमान है जो समाज की मूलभूत अवधारणाओं की पूर्ति करता है। परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक इत्यादि में मदद करता है। सामाजिक संरचना समाज में विद्यमान उपस्थित संस्थाओं, भूमिकाओं, पदों और उनके परस्पर संबंधों की व्यवस्था को कहा जाता है। यानी समाज में किस प्रकार संरचना होगा, उसका संस्था कैसा होगा, उसका भूमिका क्या होगा, उसका पद कैसा होगा, इन सभी को समाज का संरचना करेंगे। और समाज का संरचना हम लोग पहले भी पढ़े। समाज में स्तर कैसा होना चाहिए, तो स्तर जो है वो समाज में जो पाया जाने वाला स्तर है वो उच्च से निम्न के क्रमबद्ध विभाजन को कहते हैं, ठीक है। पहले ऊंचे फिर धीरे धीरे नीचे समाज को डिवाइड किया गया है, जिसमें जाति के आधार पर किया गया है, वर्ग के आधार पर किया गया है, लिंग और आय के आधार पर असमानता भी देखा जाता है, पाया जाता है। भूमिका का बात करेंगे तो भूमिका किसी भी पद या स्थिति से संबंधित अपेक्षित व्यवहार का समूह होता है जो प्रत्येक व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है। समूह, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर संपर्क में रहकर एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और कोई साझा उद्देश्य करते हैं तो उसको हम लोग समूह कहते हैं। जब दो से अधिक आदमी एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो एक दूसरे के प्रति वो क्या करेगा, जागरूकता फैलाएगा, ठीक, अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। संघर्ष वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने हितों, मूल्यों या साधनों के कारण परस्पर विरोध की स्थिति में आ जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन, तो समाज में जो होने वाला व्यवहार है, ठीक है, या उसमें जो होने वाली मूल्य है, संस्था है, उनका संरचना है, उसमें अगर परिवर्तन करेंगे तो उसको सामाजिक परिवर्तन करेंगे। निष्कर्ष का बात करेंगे तो समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई है और समाज को समझने का वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। इनके माध्यम से समाज के स्वरूप, कार्य और परिवर्तन का अध्ययन भी इसमें संभव होता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 9 अगर देखेंगे तो समाजशास्त्र की प्रमुख संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो संस्था, इनको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, खाली क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। देखिए बाकी वही आंसर है, ठीक है। परिवार के बारे में पढ़ चुके हम लोग, शिक्षा संस्था के बारे में पढ़ चुके हम लोग, राजनीतिक संस्था में कैसे मदद करता है ये भी पढ़ चुके हम लोग, धार्मिक संस्था में कैसे मदद करता है ये भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आर्थिक संस्था में भी क्या इसका योगदान है ये भी पढ़ चुके हैं, कानूनी संस्था में भी, स्वास्थ्य संस्था में भी, जनसंचार संस्था में भी, सभी में समाजशास्त्र जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे प्रमुख शाखा, तो ये शाखा भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, सॉरी। इसके संस्था के बारे में देखिए, अभी फिर संस्था हम लोग पढ़ें, समाजशास्त्र की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है, ठीक है। अगर आप 5 क्वेश्चन भी सही तरीके से समाजशास्त्र का करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में भी मदद मिलेगा उससे लिखने के लिए, ठीक है। देखिए वही सारी टॉपिक है, इसमें भी सिर्फ अलग अलग तरीके से आंसर को लिखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र की प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ ये एक थोड़ा नया क्वेश्चन है, अलग तरीके से इसका आंसर है, समझिए। तो क्या है, समाजशास्त्र की प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। तो ये सहयोग में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका है, सहयोग में मदद करता है समाज में,
कि एक दूसरे के साथ मिलकर के कैसे कार्य करना है, कैसे एकता व्यवस्था को बनाए रखना है, ठीक, भाईचारा की व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा कंपटीशन भी होता है, प्रतिस्पर्धा को भी देखा जाता है, ठीक है, जिसमें एक दूसरे से होड़ लगा रहता है कि समाज में कौन ज़्यादा तरक्की कर सकता है, ठीक है, कौन ज़्यादा पद प्राप्त कर सकता है, कौन ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा संघर्ष, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों के जो लक्ष्य हैं, हित हैं या विचार हैं आपस में टकरा जाते हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत ज़्यादा संघर्ष भी देखने को मिलता है कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है का कारण बन सकता है। समायोजन का भी देख सकते हैं हम लोग। वह यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघर्ष रहित पक्ष किसी न किसी रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल स्थापित करता है और शांति, सहयोग और संतुलन की स्थिति को बनाता है। इसके अलावा जो आत्मीय सशस्त्रीकरण है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अलग अलग समुदाय, संस्कृति और या समूह धीरे धीरे एक दूसरे की संस्कृति को स्वीकार कर लेता है या समान संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन का अगर बात करेंगे तो समाज में भी ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे संस्थाओं को कैसे बदलना है, उसके मूल्यों को, उसके व्यवहारों को, उसके मानदंडों को, या विकास को, प्रगति को, संघर्ष को, इन सभी को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ये लिखा गया। प्रसार कैसे कर सकते हैं, समाज का भी इसमें प्रसार किया जाता है, जिसमें संस्कृति का प्रसार होता है, विचार का प्रसार होता है एक दूसरे से, ठीक, नए चीज़ों का आविष्कार होता है, ठीक, और ये एक समाज से दूसरे समाज में फैलता है। इसके अलावा अनुकरण भी कर सकते हैं कि इसमें रीति रिवाज, जीवन शैली का कैसे नकल कर सकते हैं हम लोग, इसे समाज में परंपराओं और संस्कृतियों का कैसे प्रसार कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टॉपिक हैं। इसके अलावा अगर निष्कर्ष देखेंगे तो समाजशास्त्र की प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं समाज के निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसका संचालन में, उसके विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बिना समाज की संरचना, एकता, संतुलन और प्रगति का संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समाजशास्त्र की प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कैसे ये सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन कराता है समाजशास्त्र, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समाज में अगर इसका देखेंगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, संस्कृति को, मनुष्य के व्यवहार, विचार, विश्वास और जीवन पद्धति को क्या करती है, प्रभावित करती है। जिसमें से जो पहला जो है वो आपका क्या है, सामाजिक विरासत। ये विरासत जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है संस्कृति में, और यह जन्म से नहीं बल्कि सीखने और समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा सीख के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संस्कृति को अपना कर सकते हैं। संस्कृति जन्मजात नहीं होती है, जो जन्मजात से संस्कृति नहीं होती है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया से अर्जित भी की जा सकती है। सीख करके हम लोग संस्कृति को क्या कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं। जैसे भाषा, रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं, ये सब हम लोग सीख के भी कर सकते हैं। जन्म से होगा ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा सामाजिक का स्वरूप अगर देखेंगे तो सामाजिक संस्कृति समाज का उत्पाद है, और यह व्यक्ति की व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होती है। यह समाज के सभी सदस्यों के बीच को साझा करती है। अगला देखिए, आदर्शात्मक अगर देखेंगे इसका तो संस्कृति में आदर्श, मूल्य, मानदंड और नियम भी होते हैं जो यह निर्धारित करता है कि समाज में क्या क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यह व्यवहार को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। भौतिक एवं अभौतिक स्वरूप भी देखा जा सकता है, ठीक है। भौतिक में जिसको हम लोग छू सकते हैं और अभौतिक में जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे भवन, कपड़ा, मशीन, ये सब भौतिक में आ जाएगा। अभौतिक में जैसे भाषा, ठीक है, धर्म, कला, संगीत, रीति रिवाज, ये सब आपका किस में आएगा, अभौतिक में आएगा। गतिशीलता में भी संस्कृति को देखा जाता है। संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती है, ठीक है, ये निरंतर गतिशील होती है। एक जगह से दूसरे जगह संस्कृति बदलते रहती है, ठीक है, चाहे वो कला में हो, चाहे वो भाषा में हो, चाहे वो रीति रिवाज में हो, चाहे वो विचार में हो। एकत्रीकरण का अगर देखेंगे, संस्कृति समाज के विभिन्न घटकों, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समूह हो, संस्था हो या भूमिकाओं को एक सूत्र में बांधती है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। देखिए, सत्ता में अगर देखेंगे इसका तो यह
संस्कृति में निरंतरता पाई जाती है, यह अतीत से वर्तमान तक चलती है और भविष्य तक चलती है रहेगी। परंपराएं और मूल्य समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सततता में मतलब ये लगातार कैसे बदलता है, कैसे आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अनुकूलनशीलता का भी अगर बात करेंगे तो ये समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या करती है, बदलती है। जैसे जैसे जगह बदलेगा वहाँ का संस्कृति बदलेगा, वहाँ का भाषा बदलेगा, वहाँ का रीति रिवाज भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है ये, ठीक है, और जीवन को व्यवस्थित बनाने में मदद भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं का कार्य क्या होगा। ठीक है, संस्कृति तो है लेकिन उस संस्कृति का समाज में कार्य क्या होगा, इस कार्यों को लिखा गया है। ये कार्य भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, वो कहाँ कहाँ पर प्रभाव डालता है आपका, तो परिवार पर, शिक्षा संस्था पर, धार्मिक संस्था पर, राजनीतिक संस्था पर, स्वास्थ्य संस्था पर, सभी पर प्रभाव देखने को मिलेगा। धार्मिक संस्था पर, जनसंचार संस्था पर, कानूनी संस्था पर, कला एवं साहित्य संस्था पर। इसके अलावा संस्कृति और समाज के संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो संस्कृति और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। संस्कृति और समाज, संस्कृति समाज की आत्मा है और समाज संस्कृति का वाहक है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। संस्कृति भी समाज को प्रभावित करता है और समाज भी संस्कृति को क्या करता है, प्रभावित करता है। इन दोनों का जो वर्णन है निम्नलिखित है। संस्कृति समाज की उपज है। ठीक है, संस्कृति जो है वो समाज का उपज है। संस्कृति द्वारा जो है समाज को हम लोग निर्मित कर सकते हैं, विकसित की जाती है। समाज की आवश्यकताओं, मान्यताओं, मूल्यों को अनुभव के रूप से संस्कृति का निर्माण कराती है। समाज संस्कृति का वाहक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, हस्तांतरित होती है। चाहे वो भाषा हो, चाहे वो रीति रिवाज हो, या कुछ भी हो, कोई परंपरा भी हो। संस्कृति समाज को दिशा देती है। संस्कृति समाज को एक दिशा में आगे बढ़ाती है, मदद करती है नैतिक मूल्यों में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में। समाज संस्कृति को आकार भी देता है। समाज जो है संस्कृति में आकार भी देता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, या फिर समाज का संरचना हो, पर्यावरण हो, किसी भी चीज़ में। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं संस्कृति को बनाए रखती है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो संस्कृति को क्या करती है, बना के रखती है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो मीडिया हो, इन सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। इसके अलावा संस्कृति समाज को एकता भी प्रदान करती है। समाज में एकता को बनाए रखने में भी संस्कृति बहुत ज़्यादा मदद करती है। समाज में संस्कृति में विविधता को भी लाता है, क्योंकि अलग अलग जाति के लोग अलग अलग संस्कृति को मानते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग मानते हैं। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर जो है इनका विभाजन भी समाज में कभी कभी देखने को मिलता है। संस्कृति समाज का परिवर्तन का कारण भी बनती है। ठीक, नया सोच कैसे लाना है, आविष्कार कैसे करना है, शिक्षा और जो संपर्क से संस्कृति में परिवर्तन किस प्रकार लाना है, इन सभी चीज़ों में भी बहुत मदद करता है। समाज में परिवर्तन से संस्कृति बदलती है। अगर समाज में परिवर्तन करेंगे तो संस्कृति भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसके अलावा संस्कृति और समाज परस्पर निर्भर है। संस्कृति के बिना समाज के अस्तित्व में नहीं रह सकती है और समाज बिना संस्कृति से संगठित नहीं हो सकती है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाजशास्त्र के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, एसी पेपर 2 के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर और भी कोई टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए, उसका वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि ये नोट्स आपको PDF चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे अगर लिखना हो तो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।